की मजबूरी यह है कि वो रूस से तेल और गैस खरीदना बंद नहीं कर पा रहा। दावा किया गया कि रूस जर्मनी को भी परेशान करने के मूड में है और जल्द यह ऐलान कर सकता है कि जर्मनी को रूस का तेल और गैस नहीं मिलेगा। इससे पहले रूस पोलैंड, बल्गेरिया, फिनलैंड और हॉलैंड के साथ ये कर चुका है। डेली मेल ने दावा किया कि अगर डेनमार्क जर्मनी को तेल और गैस न दे तो उसे अगले 5 महीने तक दिक्कत नहीं होगी और कम से कम अगले 5 महीने तक डेनमार्क के लोगों की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती रहेंगी। दावा किया गया कि डेनमार्क का गैस भंडार 55% तक भरा हुआ है, जिससे अगले 5 महीने तक डेनमार्क और स्वीडन दोनों देशों की गैस की जरूरत पूरी हो सकती है। यही नहीं, डेनमार्क की दलील है कि रूस से डेनमार्क तक कोई गैस पाइपलाइन सीधी नहीं जाती क्योंकि बीच में समंदर आता है। इसका मतलब यह कि डेनमार्क को उम्मीद है कि उसे गैस मिलती रहेगी। रूस ने डेनमार्क पर यह पाबंदी यूरोपियन यूनियन की बैठक के अगले दिन लगाई, क्योंकि इस बैठक में रूस से तेल और गैस का आयात 90% तक बंद करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। उधर स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसियों की अर्जी पाकर भले ही नेटो और अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहे हों, इसे रूस पर अपनी सांकेतिक जीत मान रहे हों लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो के लिए उतने काम के साबित नहीं होने वाले जितना वो सोच रहे हैं। उल्टा दोनों ही देश नेटो और अमेरिका पर बोझ बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देशों की सेनाओं का फोकस हमेशा सिर्फ अपनी ही जमीन की रक्षा करने का रहा है, जबकि नेटो का मकसद उसके सभी 30 सदस्य देशों की रक्षा करना है। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड नेटो को फायदा पहुंचा पाएंगे भी, इस बात पर शक है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है। नेटो देशों ने 2006 में यह फैसला लिया था कि वो अपनी जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा डिफेंस पर खर्च करेंगे, और न तो स्वीडन और न ही फिनलैंड अपनी जीडीपी के इस 2% के खर्च के करीब है। और तो और दोनों ही देशों को रूस से सीधा कोई खतरा भी नहीं है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि रूस को फिनलैंड और स्वीडन से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेटो के लिए उन्हें अपने खेमे में शामिल करना अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उन पर लुटाने के बराबर होगा। इससे अमेरिका को ही उनकी सुरक्षा का खर्च ढोना पड़ेगा, और अमेरिका की हालत पहले ही खराब है। उधर सीरिया के कसाई के नाम से मशहूर रूस की फौज के एक बड़े कमांडर की पिछले कुछ दिनों से कोई खबर नहीं मिल रही है। दावा है कि पिछले 2 हफ्तों से उन्हें किसी ने नहीं देखा, जबकि पुतिन ने उन्हें यूक्रेन में चल रहे ऑपरेशन का चीफ बनाकर यूक्रेन भेजा था। लेकिन अलेक्जेंडर दुवर्निकोव अचानक यूक्रेन के ऑपरेशन से गायब हो गए। जब 2 हफ्ते तक उनकी कोई खबर नहीं आई, तब जाकर ये सवाल उठने लगे कि आखिर सीरिया के कसाई का क्या हुआ। 12 अप्रैल को अलेक्जेंडर दुवर्निकोव यूक्रेन भेजे गए थे। उनकी छवि रूस की फौज के सबसे खूंखार अफसर की है। ऐसा अफसर जो जंग के मैदान में केवल जीत के अलावा कुछ नहीं देखता। एक ऐसा अफसर जिसके तेज दिमाग और कुशल रणनीति के कायल खुद रूस के राष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं, दुवर्निकोव पर सैकड़ों मासूमों के कत्ल का भी आरोप लग चुका है। इसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में कसाई कहा गया है। रूस की फौज जब सीरिया में तैनात थी, तब अलेक्जेंडर दुवर्निकोव ने कई बड़े अभियानों की अगुवाई की थी। उस वक्त दुवर्निकोव पर आरोप लगे थे कि उन्होंने जानबूझकर बेकसूर लोगों को बलि का बकरा बनाया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जानें चली गईं। लेकिन अप्रैल में खबर आई थी कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुतिन ने दुवर्निकोव को यूक्रेन भेजा है। खबर यह थी कि यूक्रेन की जंग की धीमी रफ्तार से पुतिन परेशान है, इसीलिए उन्होंने अप्रैल में अपने सबसे काबिल अफसर को यूक्रेन भेज दिया था। दावा तो यह तक किया गया था कि 9 मई यानी विक्ट्री डे तक दुवर्निकोव इस जंग को खत्म करने की कोशिश में थे। लेकिन न तो जंग की रफ्तार बढ़ी और न ही रूस को कोई बड़ी जीत मिली। इसीलिए दुवर्निकोव के गायब होने के पीछे अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। कहा जा रहा है कि दुवर्निकोव से नाराज होकर पुतिन ने उन्हें वापस बुला लिया है और जंग की कमान उनसे छीन ली है। वहीं खबर है कि पुतिन के बहुत करीबी शख्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पुतिन के हाथ में रूस की सत्ता पहुंचाने में बोरिस येल्त्सिन के परिवार का बड़ा हाथ माना जाता है। बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति और बेहद ताकतवर शख्स रहे हैं, जिनसे वफादारी निभाने में पुतिन ने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के दामाद वैलेंटिन कई साल से पुतिन के लिए काम कर रहे हैं। खबर तो यह है कि वैलेंटिन एक अनपेड सलाहकार हैं, मतलब अपनी सेवाओं के लिए वो पुतिन या उनकी सरकार से एक पैसा भी नहीं लेते। लेकिन दावा यह किया जाता रहा है कि पुतिन के फैसलों के पीछे बहुत बड़ा दिमाग वैलेंटिन का रहता है। मसला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दावा यह है कि पुतिन वैलेंटिन की सलाह के बिना फैसले नहीं लेते। लेकिन पुतिन के इतने वफादार और दशकों पुराने साथी ने भी यूक्रेन की जंग के बीच उन्हें अकेला छोड़ दिया। पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के परिवार से होने के कारण वैलेंटिन का इस्तीफा बहुत बड़ी खबर बन गया।
और अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया। चर्चाएं छिड़ने लगीं कि शायद रूस की फौज पर पुतिन की पकड़ कमजोर हो रही है। यूक्रेन की जंग में हुए नुकसान के कारण पहले से ऐसी खबरें आती रही हैं। दावा किया जाता रहा है कि फौज के कई बड़े अधिकारियों का एक गुट पुतिन से बुरी तरह नाराज है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुतिन की गंभीर बीमारी वाली बातों में दम हो सकता है। मतलब ये कि शायद बीमारी की वजह से पुतिन फैसले नहीं ले पा रहे और इसीलिए एक के बाद एक वफादार दोस्त भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। क्योंकि वैलेंटिन कोई पहले ऐसे शख्स नहीं है जो पुतिन को इस जंग में अकेला छोड़कर गए हों, बल्कि इससे पहले भी ऐसे कई बड़े अफसरों का नाम सामने आ चुका है जिन्होंने रूस में अहम पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन जंग में पुतिन के फैसले सवालों में घिर गए। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के मामले में कहानी कुछ और भी है। दावा यह है कि वैलेंटिन की बेटी मारिया इस विवाद की वजह बनी है। असल में मारिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। मारिया ने कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नो वॉर का मैसेज डाला था। उनकी पोस्ट में यूक्रेन का झंडा भी लगा था और एक टूटे हुए दिल का इमोजी भी। इसके बाद मतलब ये निकाला जाने लगा कि पूर्व राष्ट्रपति का परिवार यूक्रेन की जंग का समर्थक नहीं है। माना जा रहा है कि मारिया की यही पोस्ट उनके पिता के इस्तीफे की वजह बन गई। उधर यूक्रेन में युद्ध अपराध के दोषियों को सजा देने का काम तेज हो गया। पुलतावा में एक अदालत ने 2 रूसी सैनिकों को युद्ध अपराध का दोषी करार दे दिया। इससे एक हफ्ते पहले कीव की जिला कोर्ट ने वादिम शिशिमारिन नाम के रूसी फौजी को एक बुजुर्ग की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद पुलतावा शहर में मौजूद कोतलेव्स्का जिला कोर्ट ने रूस के 2 सैनिकों को अपनी जिंदगी के 11.5 साल सलाखों के पीछे काटने की सजा सुना दी। उन पर आरोप है कि दोनों रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में जमकर गोलाबारी की थी, जिसमें शहर के कई हिस्सों को तबाही का सामना करना पड़ा। जबकि रूसी सैनिकों के वकील ने कोर्ट के सामने ये दलील दी कि उनके हमले से किसी की जान नहीं गई, जिसका जवाब देने में दूसरे पक्ष ने भी देर नहीं लगाई। More than 600 suspects. वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कोर्ट रूम में दोनों दोषी लॉकअप में बंद दिखे और उनका सिर सुनवाई के दौरान झुका नजर आया। बताया गया कि दोनों ने अदालत के इस फैसले को सही ठहराया। फरवरी में जंग की शुरुआत के बाद से ये युद्ध अपराध पर दूसरा फैसला है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मॉस्को में हुई मुलाकात पर 3 महीने बाद सफाई दी। 24 फरवरी को रूस की सेना ने यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान शुरू किया था और उसी दिन पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उनकी पुतिन से मुलाकात की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें दोनों नेता गर्मजोशी से हाथ मिलाते नजर आए थे। लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन पर रूस ने हमला बोल दिया था और अब जंग के 90 दिन से ज्यादा गुजरने के बाद इमरान खान ने सफाई दी कि उनको रूस के इस इरादे की भनक ही नहीं थी। How the hell was I supposed to know that the day I landed in Moscow, Putin was going to Ukraine? असल में जब इमरान मॉस्को पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था, जिससे गदगद होकर उन्होंने अपने दौरे के समय को मजेदार तक बता दिया था। इमरान खान के इसी बयान और पुतिन से मुलाकात पर पाकिस्तान में तो बवाल हुआ ही, अमेरिका ने भी उनको आड़े हाथ लिया था।